किसी ने कहा था तुम स्टार मटेरियल नहीं हो, लेकिन शायद उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि जिस लड़की को कभी कैमरे के सामने नकार दिया गया वही आगे चलकर हिंदी सिनेमा में सफलता की गारंटी बन जाएगी। ये कहानी है दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख की, जिन्होंने महज 12 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया से ठुकराए जाने का दर्द सहा, लेकिन सपनों को टूटने नहीं दिया। शुरुआत भले ही नाकामी से हुई, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया। नासिर हुसैन की फिल्म दिल दे के देखो ने उनकी जिंदगी बदल दी। फिल्म हिट हुई और आशा पारेख रातों रात हिंदी सिनेमा की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में शुमार हो गईं। लेकिन आशा पारेख की कहानी सिर्फ ग्लैमर, शोहरत और फिल्मों की कामयाबी तक सीमित नहीं रही। 25 जून 1998 को उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC की अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभाली और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। यानी जिस लड़की से कभी कहा गया कि उसमें स्टार बनने की बात नहीं है, उसी ने आगे चलकर सितारों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और फिर देश के फिल्म प्रमाणन बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनकर एक और इतिहास रच दिया। ये सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं, ये उस जिद, जुनून और हौसले की कहानी है जिसने एक ताने को चुनौती में बदला, एक ठुकराई गई शुरुआत को शानदार करियर में बदला और एक सपने को ऐसी पहचान दी जिसे हिंदी सिनेमा हमेशा याद रखेगा। साल था 1998। मुंबई के एक दफ्तर में एक कुर्सी पर एक औरत बैठी थी और उस दिन के बाद पूरा देश क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा वो तय करने वाली संस्था का नेतृत्व कर रही थी, जो फिल्मों को प्रमाणित करती है और आवश्यक कट्स तय करती है। नहीं, वो कोई नेता नहीं थी, ना ही कोई बड़ी अफसर थी। वो एक हीरोइन थी जिसे बचपन में एक डायरेक्टर ने कहा था तुम स्टार मटेरियल नहीं हो। उनका नाम है आशा पारेख। वो लड़की जिसे ना सुनने की आदत नहीं थी, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। 2 अक्टूबर 1942 मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता बच्चू भाई पारेख, जो कि एक गुजराती हिंदू, और माँ सुधा, जिन्हें सलमा भी कहा जाता था, वे एक बोहरा मुस्लिम थी। दोनों की मुलाकात पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में हुई थी। अब जरा सोचिए, 1940 के दशक का भारत और एक इंटरकास्ट हिंदू मुस्लिम शादी, ये अपने आप में एक बगावत थी। और आशा की माँ, वो कोई साधारण गृहिणी नहीं थी। वो आजादी की लड़ाई में शामिल थी। अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और तब वे गर्भवती थी। तो आशा पारेख का जन्म भी बगावत, एक रिवॉल्यूशनरी की कोख से हुआ था। बचपन में आशा डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन एक ट्रेन हादसा देखने के बाद उनका मन बदल गया। उनकी असली मोहब्बत थी डांस। माँ ने बचपन से ही उन्हें शास्त्रीय नृत्य सिखाना शुरू किया और एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान महान डायरेक्टर बिमल रॉय की नजर उन पर पड़ी। 10 साल की उम्र में बेबी आशा पारेख के नाम से उन्हें फिल्म माँ में कास्ट किया गया। साल था 1952। लेकिन असली कहानी यहाँ शुरू नहीं होती। 16 साल की उम्र में जब आशा ने बतौर हीरोइन डेब्यू करने की कोशिश की तो डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। फिल्म थी गूंज उठी शहनाई। वजह बताई गई, यू आर नॉट अ स्टार मटेरियल, स्टार मटेरियल नहीं है आप। और उसके ठीक 8 दिन बाद नसीर हुसैन नाम के एक डायरेक्टर ने उन्हें अपनी फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के अपोजिट कास्ट किया। 8 दिन, सिर्फ 8 दिन में नो स्टार मटेरियल से वो रातों रात एक ग्लैमरस हीरोइन बन चुकी थी। देखिए, ये कहानी का पहला सबक है। इस कहानी में आगे और भी बड़े सबक आएंगे, लेकिन ये पहला है। इंडस्ट्री के गेटकीपर्स एक बार पहले ही उनके बारे में गलत साबित हो चुके थे और आगे चलकर आशा पारेख की पूरी जिंदगी यही करते रही, लोगों को गलत साबित करना। और एक दिन वो खुद इस इंडस्ट्री की गेटकीपर बन गई।
इस जुबली गर्ल की कहानी 60 के दशक से लेकर 70 के दशक तक आशा पारेख सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो बॉक्स ऑफिस की बॉस बन चुकी थी। 85 से ज्यादा फिल्म, 40 साल से लंबा करियर, बॉक्स ऑफिस इंडिया की टॉप एक्ट्रेस लिस्ट में लगातार 3 साल, 1967 से 1969 तक नंबर 1, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, कार कटी पतंग, कारवा, मेरा गांव मेरा देश, ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये फेस्टिवल थे, इसीलिए तो उन्हें कहते हैं जुबली गर्ल। उनकी इतनी फिल्म सिल्वर और गोल्डन जुबली तक चली कि इंडस्ट्री ने उन्हें ये टाइटल दे दिया था। लेकिन एक बात समझिए, शुरुआत में इंडस्ट्री उन्हें सिर्फ एक ग्लैमरस डांसर मानती थी, एक टॉम बॉय, एक ऐसी हीरोइन जो नाच तो लेती है लेकिन सीरियस एक्टिंग नहीं करती। फिर आए डायरेक्टर राज खोसला, उन्होंने आशा को दो बदन में एक संजीदा दुखी किरदार दिया और वहां से कहानी बदल गई। 1970 में फिल्म कटी पतंग के लिए उन्हें फिल्म मेकर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। एक ऐसी औरत का किरदार जो विधवा होने का नाटक करती है, अपने भीतर एक टूटा हुआ अतीत छुपाए हुए। करियर में उन्हें 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। 1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और फिर लगभग 30 साल बाद 2020 में उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान मिला, जो कि है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। लेकिन स्टारडम हमेशा नहीं टिकता, खासकर उस इंडस्ट्री में जो जवानी की पूजा करती है। 80 के दशक तक आशा पारेख माँ और भाभी के रोल करने लगी। उन्होंने खुद इसे अपनी जिंदगी का अजीब दौर कहा और यहीं पर ज्यादातर एक्ट्रेसेस की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन आशा पारेख की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। 90 के दशक की शुरुआत में आशा पारेख ने गुजराती टीवी सीरियल ज्योति डायरेक्ट की, खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई, नाम रखा आकृति। इस बैनर तले उन्होंने कोरा कागज जैसे सीरियल बनाए। 1994 से 2000 तक वो सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रही। देखिए, इंडस्ट्री में रहकर सोच समझकर वो एक ऐसी ताकत बना रही थी जो उस इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस को शायद ही कभी मिलती है। 1998 में उन्हें वो ऑफर मिला जो उनकी जिंदगी के दूसरे अध्याय को परिभाषित करने वाला था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी ही सेंसर बोर्ड। और वो भारत के इतिहास में इस पद पर बैठने वाली पहली महिला एक्ट्रेस बनी। वो कुर्सी जिस पर बैठना सबसे मुश्किल था। अब जरा समझिए ये पद असल में क्या था। सेंसर बोर्ड का चीफ ये तय करता है कि किस फिल्म को ए सर्टिफिकेशन मिलेगा या किस सीन का कौन सा ऐसा सीन कट जाएगा, कौन सी फिल्म पूरी तरह बैन होगी। पूरे देश के लिए ये पद ऑनररी था और भारत जैसे देश में जहां हर बात पर विवाद है, वो ये इंडस्ट्री की सबसे विस्फोटक कुर्सियों में से एक थी। उनके पहले इस कुर्सी पर बैठे थे एक्टर डायरेक्टर शक्ति सामंत। उन्होंने 1991 से 98 तक ये पद संभाला। उन्होंने कहा कि फिल्म मेकर्स के साथ लगातार टकराव ने मुझे तोड़ दिया है। जाते जाते उन्होंने आशा पारेख को एक सलाह दी, दबाव में कभी मत झुकना। वो नहीं झुकी। उनका कार्यकाल शुरू होते ही टकराया एक ऐसे फिल्म से जो उस दशक की सबसे संवेदनशील फिल्मों में से एक थी, महेश भट्ट की जख्म, जिसमें अजय देवगन थे और कहानी थी सांप्रदायिक दंगों की। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आशा से कहा, इस फिल्म को सीनियर पुलिस अफसरों को पहले दिखाया जाए। एहतियात के तौर पर डर था कि दंगा भड़कने वाले कुछ सीन उसमें होंगे, उससे असल जिंदगी में भी हिंसा भड़क सकती है। आशा मान गई। महेश भट्ट भड़क गए थे, धमकी दी कि वो सीधे गृह मंत्री LK आडवाणी
तक बात ले जाएंगे। उनके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुए, आखिरकार फिल्म रिलीज हुई। कुछ कट्स के साथ दंगाइयों की राजनीतिक पहचान धुंधली कर दी गई और मजे की बात यह है, यही फिल्म आगे चलकर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए नरगिस दत्त अवार्ड जीती। The irony of Bollywood industry, right? 1990 फिर आई शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ। बोर्ड ने उसे ए सर्टिफिकेट दिया। कुछ कट्स के साथ शेखर कपूर चाहते थे कि उसे यू सर्टिफिकेट, यूनिवर्सल रिलीज का मिले। जहां वो फिल्म बनी थी वहां भी रिस्ट्रिक्टेड किया गया था। शेखर कपूर मीडिया के पास गए, अखबारों में एडिटोरियल लिखे गए, टीवी चैनल्स ने आशा पारेख को डिक्टेटर कहा, यहाँ तक कि हिटलर कहा। मामला अपीलेट ट्राइब्यूनल तक पहुंचा और आखिरकार फिल्म को यूए सर्टिफिकेट के साथ हरी झंडी मिली। बॉम्बे बॉयज को 20 अलग अलग कट के बाद ही मंजूरी मिली। इतना बवाल हुआ कि मुंबई के एक युवा संगठन ने उनके इस्तीफा की मांग की। फायर जैसी फिल्म भी उनके कार्यकाल में विवादों में घिरी। 2001 में आई फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके की प्रिंट सीबीआई ने जब्त कर ली थी अंडरवर्ल्ड फंडिंग के आरोप में। आशा का मानना था कि ये मामला सेंसर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। फिर भी उन्होंने सरकार के कहने पर खुद को वो फिल्म देखी। इस पूरे तूफान में उनका जवाब हमेशा एक जैसा रहा। अपनी किताब द हिट गर्ल में उन्होंने लिखा, उनका मकसद था सिर्फ अश्लीलता, हिंसा, महिलाओं के अपमान और गैर जरूरी गाली गलौज को रोकना। वो ना तो कट्टरपंथी थी, ना कोई तानाशाह, बल्कि सर्टिफिकेशन के नियमों और फिल्म मेकर की अभिव्यक्ति की आजादी, दोनों के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश कर रही थी। She is a bridge between all the directors and board. जरा सोचिए उस पल को, एक एक्ट्रेस जिसने 40 साल कैमरा के सामने बिताए, जिसे बताया गया कि क्या पहनना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है। अब वो तय कर रही थी पूरे देश को क्या दिखाया जाएगा। जो डायरेक्टर दशकों से कैमरा के पीछे बैठकर नजरिया कंट्रोल करते थे, उन्हें अब पहली बार एक ऐसी औरत ना कह रही थी जो कभी उनके कैमरा के सामने खड़ी होती थी। 1998 से 2000 तक उन्होंने ये कुर्सी संभाली। हर बार जब भारतीय सिनेमा में एक औरत उस कुर्सी पर बैठी जिस पर पहले सिर्फ मर्द बैठते थे, चाहे वो एक ऐसी हीरोइन के तौर पर हो जो अपने मेल को स्टार से ज्यादा कमाती थी, चाहे प्रोड्यूसर के तौर पर हो या चाहे उस इंसान के तौर पर हो जो तय करती है कि पूरा देश क्या देखेगा, इस पूरे प्रोसेस में आशा पारेख जैसी महिलाओं की वजह से इंडस्ट्री में आने वाली हजारों महिलाओं के लिए यह दरवाजा खुला हुआ। आशा पारेख ने एक ऐसे इंडस्ट्री में ताकत हासिल की जो औरतों को आसानी से ताकत नहीं देती थी। ये आज की कहानी की पहली किताब नहीं है, ये आज की कहानी का पहला अध्याय है। आज भारतीय औरत कान के रेड कारपेट पर सिर्फ फोटो खिंचाने नहीं जाती, वो जूरी की अध्यक्षता करती है। वो अपनी लिखी और अपनी डायरेक्ट की, अपनी प्रोड्यूस की फिल्में प्रीमियर करती है, 85 देशों में डिस्ट्रीब्यूशन डील साइन करती है, जैसे पायल कपाड़िया की फिल्म के साथ हुआ। ये बदलाव दोस्तों अचानक नहीं आया, ये रातों रात तो बिल्कुल भी नहीं आया। ये तब हुआ जब आशा पारेख जैसी औरतों ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, डिक्टेटर और हिटलर जैसे शब्द अखबार में झेले, अपना काम करती रही और पीछे नहीं हटी। आशा पारेख ने कभी शादी नहीं की। अपनी किताब में उन्होंने खुलासा किया नसीर हुसैन से, उसी डायरेक्टर ने जिसे उन्हें पहला बड़ा ब्रेक दिया था, उनकी एक अनकही दशकों पुरानी मोहब्बत थी। लेकिन उन्होंने खामोशी चुनी नसीर के परिवार को तोड़ने के बजाय। उन्होंने डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात की है। माता पिता को खोने के बाद अकेलेपन के बारे में उन्होंने लिखा, इस बारे में
कि स्टारडम कितनी तन्हा जगह होती है। उन्हें वो आसान सुथरा अंत नहीं मिला जो उनकी फिल्मों की हीरोइन को अक्सर मिलता था। There was never a happy ending, लेकिन उन्हें कुछ और मिला। उन्हें पहली होने का मौका मिला। भारत के सेंसर बोर्ड की पहली महिला एक्ट्रेस जो चीफ बनी। एक ऐसी करियर जिसने बार बार पूरी इंडस्ट्री को ये सोचने पर मजबूर किया कि एक एक्ट्रेस आगे और क्या क्या बन सकती है। दोस्तों, आशा पारेख की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है, ये उस लड़की की कहानी है जिसे कहा गया था तुम स्टार मटेरियल नहीं हो, और जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस एक फैसले को गलत साबित करने में लगा दी। उन्होंने हमें सिखाया कि पहचान सिर्फ वो नहीं होती जो दुनिया आपको देती है, बल्कि वो होती है जो आप अपने फैसले और अपने साहस और अपने काम से खुद बनाते हैं। उन्होंने हर मोड़ पर खुद को फिर से गढ़ा, एक अभिनेत्री, एक निर्माता, एक प्रशासक और एक संवेदनशील इंसान के रूप में। उनकी जिंदगी हमें याद दिलाती है कि असली जीत तालियों में नहीं बल्कि उस हिम्मत में होती है जो आपको हर बार गिरकर फिर से उठना सिखाती है। और शायद यही है दी वंडरस नारी का सबसे बड़ा सबक। तो अगर कोई आपको कहे कि आप किसी मुकाम के लायक नहीं हैं, तो बहस मत कीजिए, अपनी जिंदगी को ही उसका जवाब बनाइए, क्योंकि इतिहास अक्सर उन्हीं लोगों के नाम लिखता है जिन्हें कभी कम आंका गया था। और अब लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर।